Hello everyone, this is our 9th lecture and today we will start rise of Maratha Empire and fall of Maratha Empire, and we will discuss comprehensively Maratha Empire and Anglo-Maratha War. Previous classes we discussed about Anglo-Mysore War. We started British conquest to India with policies and war. In war we concluded with European power, with Portuguese, Dutch, Danish and French, and now we are going to complete Bengal, Mysore and Maratha. Today is Maratha, then after that we will complete Sikh Empire. So first of all, just for sake of revision, we start today's lecture from revision class of Anglo-Mysore War. We know there are two great rulers, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन मैसूर एम्पायर. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मैसूर एम्पायर कैसे इवोल्व हुआ और वहाँ पे दो ग्रेट रूलर हुए, हैदर अली और टीपू सुल्तान. एंड ब्रिटिशर्स के साथ 4 एंग्लो मैसूर वार होते हैं. एंड फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हैपन इन 1767 to 69 इन दैट ड्यूरेशन. तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का हमने कारण देखा था कि मैसूर के साथ जो है बाकी नेबरिंग जो कंट्रीज़ है, स्टेट्स है, उसके साथ अच्छे से नहीं बनती है. वो एक्सटेंशन करना चाहता है और ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते हैं. और मैसूर जो है जो फ्रेंच उसकी राइवल होती है ब्रिटिशर्स की, उसके साथ मॉडर्न ज़माने की जो ट्रेनिंग देते हैं आर्मी को, तो यहाँ पे राइवलरी स्टार्ट होती है. तो ये वार स्टार्ट होती है 1767 में और 1769 में जो है ये ख़त्म होती है. और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि मराठा, निजाम और ब्रिटिशर्स का ट्रिपल अलायंस जो है मैसूर के साथ लड़ेगा. और मैसूर ने जो है अपनी स्किलफुल टेक्निक्स डिप्लोमेसी से मराठा और निजाम को कुछ पैसे दे करके और जो है उसको साइड कर लेते हैं और ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं, खत्म देते हैं ये. और ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे बुरी तरीके से हारते हैं. और यहाँ पे एक चीज़ ट्रीटी हो जाती है और ब्रिटिशर्स को बोला जाता है कि वेन एवर एनी वन वार अगेंस्ट मैसूर ब्रिटिशर्स विल हेल्प. तो 1769 में ट्रीटी होती है जिसके तहत जो है ब्रिटिशर्स मैसूर को हेल्प करेगा जब भी कोई उसके अगेंस्ट वो लड़ेगा तो. और ये ट्रीटी होती है 1769 में. कौन सी ट्रीटी होती है 1769 में? वो ट्रीटी होती है मद्रास की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मद्रास. एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, उसका टाइम पीरियड 1780 से 84. तो हमने देखा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो ब्रिटिशर्स वादा करते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास में 1769 में कि वो जब भी कोई अटैक करेगा मैसूर पे तो वो हेल्प करने आएगा. तो 1771 में मराठा इस बार अटैक कर देता है मैसूर पे, लेकिन ब्रिटिशर्स हेल्प करने नहीं आते हैं. और यहाँ पे जो है मैसूर को काफ़ी लॉस देखने के लिए मिलता है और कुछ टेरिटरी भी कब्जा कर लेते हैं मराठा. और बाद में जो है मैसूर मराठा निजाम के साथ मिलकर के जाते हैं लड़ाई करने के लिए 1780s में. और ये वार चलती है 4 साल 5 सालों तक. और इसी वार के दौरान जो है 1780s के पीरियड में हैदर अली की मौत हो जाती है. एक्चुअली ये वार में मौत नहीं होती हैदर अली की. हैदर अली को बीमारी से मौत होती है और इसके बाद कंटिन्यू करता है टीपू सुल्तान. और जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो है ये ट्रिपल अलायंस जो इधर से दिखने के लिए मिल रहा है मैसूर, निजाम और मराठा. तो ब्रिटिशर्स 1782 में जो है 1782 में एक ट्रीटी करता है, ट्रीटी ऑफ सालवाई, मराठा के साथ. तो मराठा को अपने साइड से यहाँ से बैकआउट कर लेता है. उसी तरीके से निजाम को भी बैकआउट हो जाता है. फिर से जो है अभी मैसूर अकेला जो है ब्रिटिशर्स से जाकर लड़ेगा. और ये इनकॉन्क्लूसिव रहता है, दोनों बराबर इक्वल फुटिंग में रहता है. तो ये यहाँ पे एक ट्रीटी होती है और उस ट्रीटी के साथ ये वार ख़त्म होती है. और ये लास्ट कोई ट्रीटी है जो इक्वल फुटिंग मतलब बराबर की जो है पोजीशन पे ट्रीटी हो रही है, जो टीपू सुल्तान करता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में. तो इसके बाद हमने देखा था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार. तो यहाँ पे भी बैकग्राउंड ये है कि ट्रिपल अलायंस तो एक तरफ है, एक तरफ मैसूर है. और मैसूर यहाँ पे हार जाता है 1790 से 92 में ही चलता है एंग्लो मैसूर वार. और 92 में एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू का कैपिटल होता है. और इस वार में काफ़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होता है क्योंकि आधा 30% जो टेरिटरी होता है तो वो टीपू का ले लिया जाता है और उसके जो इलाई है ब्रिटिशर्स के उसको दे दिया जाता है. तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इसलिए होता है क्योंकि 50% टेरिटरी जो ले चुका है। और दूसरी बात जो वेलेजली है, वेलेजली कहता है कि तुम
हमारे सब्सिडरी अलायंस जो है साइन कर लो, लेकिन टीपू सुल्तान नहीं चाहता है वो सब्सिडरी अलायंस साइन करने के लिए। तो ये वार स्टार्ट होती है 1799 में, और इस वार में जो है टीपू सुल्तान का डिमाइस होता है। टीपू सुल्तान इज़ अ ग्रेट फाइटर, ग्रेट रूलर, और वो पहली बार एक्नॉलेज करता है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया एज ए होल जो है थ्रेट है, तो ये सब एक्नॉलेज करता है। क्या हो गया? सो नाउ टुडेज स्कीम is Maratha Empire, and we have completed all the classes of British conquest through war, this European side and Indians, Bengal, Mysore and now Maratha। तो आज हम मराठा को कंप्लीट करेंगे। सो नाउ स्टार्टेड फ्रॉम राइज ऑफ मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर जो है कैसे स्टार्ट होता है और ये इतना बड़ा एम्पायर कैसे बन जाता है? ये पहला कोई इंडिया का ऐसा एम्पायर है जिसने भारतवर्ष का सपना देखता है कि ये पूरा एक भारत, अखंड भारत बनेगा। तो ये मराठा एम्पायर देखता है मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे। तो मराठा पावर जो है स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है जब शाहजी भोसले मराठा पावर की स्टार्ट करते हैं। शाहजी भोसले, और जो स्टार्टिंग में ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। वो बेसिकली उनके पास जो है एक छोटी सी ज़मींदारी होती है और वहाँ से वो अपनी मराठा को स्टार्ट करते हैं। देन शिवाजी आते हैं, उसको और एक्सटेंड करते हैं। कौन सी ज़मींदारी होती है भूल गए। उनके पास जो है पूना की जागीर होती है, पूना जो मराठा का हेडक्वार्टर बनेगा और काफ़ी टाइम तक जो है पूना जो है पावर सेंटर रहेगा मराठा का। तो शाहजी भोसले जो है स्टार्टिंग में एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह जो है मुगल्स को और अहमदनगर के सुल्तान को, बीजापुर के सुल्तान को, इन सबको जो है सर्विस देते हैं एज ए मिलिट्री कमांडर। तो ये सारे चीज़ जो है शाहजी भोसले स्टार्ट करते हैं। और जब वो उनका बेटा आता है शिवाजी, और वो छत्रपति शिवाजी के रूप में 1674 में कोरोनेशन करता है, और वहाँ से जो है मराठा एम्पायर की इस्टेब्लिश होती है। एम्पायर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी पावरफुल रहता है, और वो 17 एंड 1800 के ड्यूरेशन में बहुत ही पावरफुल रहता है। और इसको इस्टेब्लिश करता है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जिसे कहा जाता है। एंड 1674 में शिवाजी मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं और उसका टाइटल लेते हैं छत्रपति। और ये तब ख़त्म होता है 1818 में, जब पेशवा बाजीराव टू के टाइम पे ख़त्म होता है, जब वो ब्रिटिशर्स के साथ जो है हार जाते हैं। तो मराठा स्टार्ट होता है एज ए किंगडम 1674 में बाय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, एंड ये ख़त्म होगा 1880 में जब बाजीराव टू जो है डिफीट कर जाएगा ब्रिटिशर्स से। तब इनिशियली मराठा का जो है मुगल्स के साथ काफ़ी अच्छा जो है रिश्ता रहता है, और उनके अंदर में मिलिट्री कमांडर की रहते हैं उनके पिताजी शाहजी भोसले। एंड जब शाहजी भोसले का डिमाइस हो जाता है तो शिवाजी आते हैं। शिवाजी का जन्म होता है 1630 में, 1630 में जन्म होता है, और 1680 में उनका डिमाइस हो जाता है। तो इस दौरान जो है वो बहुत सारे जो है कारनामे करते हैं और मराठा को एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाते हैं। तो ये सब कैसे हो पाया? और शिवाजी की जो माता का नाम है वो जीजाबाई और पिता का नाम है शाहजी भोसले, और इनका जन्म होता है शिवनेरी फोर्ट पुणे में उनके पिताजी के पास, शाहजी भोसले के पास एक ज़मींदारी थी। तो 1637 में वो ज़मींदारी जो है एज ए हेरिडिटरी यानी इनहेरिटेंस के रूप में शिवाजी को मिल जाता है। और 1657 में जो है बीजापुर के किंगडम पे शिवाजी अटैक कर देते हैं वहाँ के फोर्ट पे। तो दो इवेंट अब तक हमने देखा। 1637 में उनके पिताजी से उन्हें ज़मींदारी मिल रही है पूना का, एंड बीजापुर के किंगडम पे जो है अटैक हो रहा है 1657 में। और ये 1657 डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मुगल के साथ उनकी राइवलरी स्टार्ट होगा, और जो है 1657 से पहले मुगल्स का और शिवाजी के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए 1657 इम्पोर्टेंट है। Shivaji's confrontation with the Mughal began March 1657 when two of Shivaji's officers raided Mughal territory near अहमदनगर। अहमदनगर जो था वहाँ पे जो है मुग़ल टेरिटरी को जो इस शिवाजी के दो ऑफिसर थे वो रेड किया। तो यहाँ पे औरंगजेब काफ़ी नाखुश होता है और अपना
एक गवर्नर को भेजता है शिवाजी को मारने के लिए, कैप्चर करने के लिए। तो शाइस्ता खान को भेजा जाता है, लेकिन शिवाजी अपने टैक्टिक्स की वजह से शाइस्ता खान से बच जाते हैं। और शाइस्ता खान और शिवाजी के बीच में 1663 में एक कन्फ्रंट होता है, जिसमें शिवाजी जो है शाइस्ता खान के बेटे को मार देते हैं एंड उसका जो है इंजर्ड कर देते हैं शाइस्ता खान का, यानी उसका जो हाथ होता है वो काट देते हैं। तो शिवाजी जो है 1637 में उनको ज़मींदारी मिलती है। 1657 में मुगल्स के साथ राइवलरी स्टार्ट होता है और शाइस्ता खान एंड शिवाजी के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है 1663 में। और यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिलता है, जो मुगल्स और शिवाजी के बीच में राइवलरी स्टार्ट हो चुके हैं, तो 1657 में राजपूत का एक राजा आता है, राजा जयसिंह वन। वो आता है शिवाजी के पास नेगोशिएट करने के लिए औरंगजेब के बिहाफ पे। और यहाँ पे एक ट्रीटी होती है जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब होता है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है 1665 में होता है, जिसमें इसके जो कैंडिडेट है वो पूछ लिए जाएंगे। तो राजा जयसिंह होते हैं और दूसरा कौन होता है? औरंगजेब की तरफ से राजा जयसिंह है, दूसरा है शिवाजी। इन दोनों के बीच में होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो 1665 में हो रहा है। तो इस ट्रीटी में ये कहा गया कि जो शिवाजी के पास 35 फोर्ट होते हैं किला, तो 35 फोर्ट में से 23 फोर्ट दे देंगे वो मुगल्स को और उनके पास 12 फोर्ट रहेगा शिवाजी के पास। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में मुगल्स और शिवाजी के बीच में एक नेगोशिएशन होता है, जिसमें 23 फोर्ट दे दिए जाते हैं मुगल्स को और 12 फोर्ट रहते हैं शिवाजी के पास। और इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर के जो तहत है, शिवाजी को एक जो है लेजिटिमेसी दे दिया जाता है, एक रूलर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है दक्कन में। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के द्वारा ही शिवाजी को एक लेजिटिमेसी दे रहा है वो, और उसको एक राजा के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है दक्कन साइड में। देन औरंगजेब जो है अपने दरबार में शिवाजी को बुलाते हैं और शिवाजी जो है बिलीफ नहीं करते हैं। और लेकिन जो है अमर सिंह टू होते हैं, तो वो जो राजा जयसिंह का बेटा होता है, राजा जयसिंह ऑफ मेवाड़, तो जयसिंह फर्स्ट था मेवाड़ का, और उनके बेटा जो है एक एश्योरेंस देते हैं, एक गारंटी देते हैं कि आप हमारे साथ चलो, आपको कुछ नहीं होगा। तो औरंगजेब शिवाजी को बुलाते हैं अपने दरबार में और शिवाजी जाते हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अमर सिंह जो है उसे कन्विंस करता है, गारंटी देता है कि आपको कुछ नहीं होगा। और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो 1666 में 1666 में शिवाजी को एक लाइन पे, यानी मनसब का जो लाइन होता है उनके पीछे या फिर मनसब के लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है। और किसी भी राजा के लिए ये जो है ह्यूमिलेटिंग होता है, तो शिवाजी इसमें नाखुश होते हैं और वो ऑब्जेक्शन करते हैं और वो अपने आप को जो फील करते हैं इंसल्टेड। तो 1666 में जो है मनसबदार के लाइनों में लगा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को, और वो उसको जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं एंड वहाँ पे जो है औरंगजेब उसका इंसल्ट करते हैं। देन शिवाजी को जो है आगरा के फोर्ट में कैप्चर कर लिया जाता है और हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है शिवाजी को। तो हाउस अरेस्ट का लीडर कौन है वहाँ पे? फौलाद खान। फौलाद खान के द्वारा जो है हाउस अरेस्ट में रखा जाता है, आगरा के कोतवाल में रखा जाता है। और शिवाजी जो है मैनेज करते हैं, किसी वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको घूस देते हैं, ब्राइबिंग करते हैं। और कोई उनका बर्थडे रहता है, एक सेरेमनी होने रहता है, तो बोलते हैं कि हमें बर्थडे मनाना है, तो कुछ संदेश वगैरह आते हैं, तो उसी में टोकरी में बैठ करके शिवाजी जो है भाग जाते हैं और वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स की मदद से जिसे वो ब्राइब देते हैं। और जब वहाँ से वो निकलते हैं 1674 में शिवाजी अपने आप को राजा डिक्लेयर करते हैं। उनका कोरोनेशन होता है 1674 में और छत्रपति टाइटल अडॉप्ट करते हैं 1674 में। और शिवाजी जो है अब 1674 के बाद छत्रपति शिवाजी कहलाएंगे। और उनका जो है कैपिटल कहाँ है? रायगढ़। तो रायगढ़ के किला में ही कोरोनेशन होता है 1674 में। और जो है 1680 में शिवाजी का डिमाइस होता है, जब वो सदर्न एक्सपेंशन करते हैं उसके बाद जो है उनका डिमाइस होता है। तो शिवाजी का जन्म एक ब्रीफली देख लेते हैं, शिवाजी की जन्म के बारे में और उनके बैटल के बारे में। तो जन्म हो रहा है शिवाजी का 1630 में और उनके पिताजी जो है पुणे के जागीरदार थे, तो उनको जागीर मिल जाता है 1637 में। और मुग़ल के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती वगैरह रहती है, बट राइवलरी स्टार्ट हो जाती है 1657 से। और शाइस्ता खान के साथ उनका राइवलरी कब स्टार्ट होती है? शाइस्ता खान के साथ लड़ाई 1663 में शाइस्ता खान के साथ लड़ाई होती है शिवाजी की। एंड 1665 में क्या होता है कि
अमर सिंह होते हैं मेवाड़ के जयसिंह का बेटा, जो गारंटी देते हैं कि आप मुगल दरबार में चलो। मुगल दरबार में उनको बुलाया जाता है, बट यहाँ ह्यूमिलेट फील करते हैं और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है आगरा के फोर्ट में फौलाद खान के द्वारा, और वो वहाँ से फ्लीट करते हैं, भाग जाते हैं। और 1674 में एक अंपायर बनाते हैं जिसे मराठा अंपायर कहा जाता है। एज छत्रपति के नाम से वो कोरोनेटेड होते हैं, छत्रपति शिवाजी कहलाएंगे 1674 के बाद। एंड 1680s में जो है शिवाजी की डेथ हो जाती है। तो शिवाजी के बारे में ये ओवरऑल जानकारी है। शिवाजी की डेथ के बाद, शिवाजी की डेथ होती है 1680 में, तो उनके डेथ के बाद जो है राजा कौन बनेगा, तो इन बात पे और उनके साथ जो है कैसे शिवाजी जो है मराठा अंपायर उसके बाद कैसे चलता है, तो उनका हम एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं फैमिली ट्री को। तो 1680 में बनता है संभाजी, राजा बनता है 1680 से लेकर के 89 तक चलता है, और 89 से 70 में चलता है राजा राम। 1689 से 1700 तक राजा राम बनते हैं राजा। और शिवाजी 2 जो माइनर होते हैं उसको ताराबाई के द्वारा जो है राजा बना दिया जाता है, और ये जो है रीएजेंट के बन के ताराबाई शिवाजी 2 जो बहुत छोटा है माइनर है उसका शासन करती है 1700 से 1707 में। और वहीं पे जो साहू जी है, साहू जी को कैप्चर कर लिया जाता है यहाँ पे, और साहू जी को जब रिलीज किया जाता है 1707 से 1749 तक वो रूल करते हैं। तो ये जो है मराठा अंपायर को कब किसने कैसे रूल किया, तो इनको, और इसी के पैरेलली जो है पेशवा सिर्फ इवॉल्व होता है, तो हम उसको देखते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा पेशवा सिर्फ, तो उनको द पेशवा इरा। तो पेशवा जो है सबसे पहला जो पेशवा हुए वो हुए बालाजी विश्वनाथ, जिसे पहला फर्स्ट पेशवा कहा जाता है। 1713 में जो है वो फर्स्ट पेशवा बनते हैं और 20 तक रहते हैं। 20 में उनकी 1720 में 1720 में उनकी डेथ हो जाती है। तो बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट पेशवा होते हैं, जो हेरेडिटरी लाइन पे पेशवा इनके बाद बना जाएगा। तो पेशवा कहने का मतलब पेशवा या फिर प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है मराठा किंगडम में। तो पेशवा बोला जाएगा तो मराठा किंगडम, और प्रधानमंत्री बोला जाएगा तो मराठा किंगडम में प्रधानमंत्री कौन होता है, पेशवा ही होता है। और फर्स्ट प्रधानमंत्री या फिर फर्स्ट पेशवा कौन था, बालाजी विश्वनाथ। के द्वारा साहू जी को कैप्चर कर लिया जाता है, और उसके बाद जो साहू जी जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ जो सक्सेसर आते हैं औरंगजेब के बाद, तो बालाजी विश्वनाथ उनके साथ मिलकर के साहू जी को रिलीज़ करते हैं। और शिवाजी 2 के साथ जो ताराबाई जो शासन चला रही होती है उनके साथ पावर के लिए जो है ये बालाजी विश्वनाथ जो है साहू जी के साथ लड़ते हैं, और इनको जो है सिविल वार में हराते हैं ताराबाई को, और 1713 में फर्स्ट पेशवा बन जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। और इनके डेथ के बाद जो इनकी डेथ होती है 1720 में बालाजी विश्वनाथ का, और इनकी डेथ के बाद इनका बेटा होता है। तो साहू जी के द्वारा उनको पेशवा बना दिया जाता है बाजीराव 1, या फिर आप बाजीराव मस्तानी, आप जो मूवी में देखे थे बाजीराव मस्तानी में, तो वही है बाजीराव 1 जो सन है किसका, बालाजी विश्वनाथ का, जिसे सिर्फ 20 साल की उम्र में जो है पेशवा बना दिया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेकंड नंबर पेशवा है बाजीराव 1 या फिर बाजीराव मस्तानी, जो 1720 में पेशवा बनते हैं, जो मात्र 20 साल के होते हैं। और इन्होंने जो है अपनी लाइफ में 41 बैटल लड़े हैं, और जो है कोई भी जो है लड़ाई उन्होंने हारा नहीं। बाजीराव मस्तानी जो है इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पेशवाशिप में सबसे ज़्यादा फेमस जो कोई इंसान है तो वो बाजीराव फर्स्ट है, जिसे बाजीराव मस्तानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये 41 बैटल लड़े हैं और लॉस्ट नन, मतलब कोई भी लड़ाई इसने हारा ही नहीं। और बाजीराव फर्स्ट ने ही जो है कन्फेडरेसी सिस्टम को स्टार्ट किया, जहाँ पे जो डिफरेंट हाउसेस होते हैं, जैसा कि आप सुनते हो भोसले, गायकवाड़, ये सारे जो हाउस है, तो ये स्टार्ट करते हैं बाजीराव फर्स्ट ही स्टार्ट करते हैं हाउसेस। तो इनके कन्फेडरेसी में जो कौन सा किंगडम होता है, सिंधिया होता है। सिंधिया कहाँ, ग्वालियर में। और होलकर कहाँ होता है, इंदौर में होता है। सिंधिया अंडर राणोजी शिंदे ग्वालियर से, होलकर अंडर मल्हारो इंदौर से, गायकवाड़ कहाँ से, बड़ौदा से है, एंड फवाज है ये धार यानी मालवा वेस्टर्न मध्य प्रदेश वाले रीजन से। तो
बाजीराव फर्स्ट की डिमाइस हो जाती है 1740s को, एंड वो सेकंड पेशवा होते हैं, 41 बैटल लेते हैं और सारे जीतते हैं। उनके बाद उनके बेटे जो है 17 ईयर का होता है बालाजी बाजीराव, जिसे जो नाना साहेब के नाम से बहुत फेमस है। तो बालाजी बाजीराव बनते हैं 1740 में, अपने पिता के डिमाइस के बाद पेशवा बनते हैं। तो ये 17 ईयर की उम्र में बन रहे हैं पेशवा बालाजी बाजीराव। तो पहला था बालाजी विश्वनाथ और दूसरा था बाजीराव। तो बालाजी एक हो गए, फिर बाजीराव हो गए, तो दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो बालाजी बाजीराव हो जाएगा हमारा थर्ड पेशवा। तो 1714 में बनते हैं बालाजी बाजीराव, और इनकी डेट हो जाती है 1761 में, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होते हैं। तो बेसिकली ये जब सुनते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है हार गया, सदाशिवराव भाव उसको लीड कर रहे होते हैं, तो उनको जो है काफ़ी शौक लगता है और वो वहाँ से उनकी डेट हो जाती है इसी को सोचते सोचते। और बालाजी बाजीराव के टाइम पे जो हेडक्वार्टर होता है पावर का, वो कहाँ पे होता है? पुणे। पुणे से कौन रूल कर रहा होता है? पेशवा। एंड साहू जी की जब डेट हो जाती है 1749 में, साहू जी की क्या होती जाती है? डेट हो जाती है। तो रियल पावर जो है अब किसके पास जाएगा? तो वहाँ पे जो है साहू जी का कोई भी बेटा नहीं होता है, बट उनका एक अडॉप्टेड सन होता है। लेकिन जो रियल पावर जो है वो पेशवा के पास आ जाता है, रियल रूलर जो बन जाता है वो पेशवा बन जाते हैं, और यहाँ से जो है पेशवाशिप काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है बालाजी बाजीराव के टाइम पे। और बालाजी बाजीराव के टाइम पे ही जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, जिसको कौन लीड कर रहा होता है? सदाशिवराव भाव, और इनके एक बेटे होते हैं वो। बट वहाँ पे जब ये सुनते हैं कि उसमें उनकी हार होती है, तो इसी के वजह से, उसी बैटल की वजह से इनकी डेथ हो जाती है 1761 में। एंड जो है इसके बाद जो पेशवाशिप के लिए है काफ़ी टर्मोइल देखने के लिए मिलता है। तो इसके बाद पेशवा बनते हैं माधवराव। तो माधवराव बनते हैं, पेशवा बनते हैं 1761 में, और इस 1761 से 1772 तक वो जो है पेशवा बने रहते हैं। लेकिन फिर जो है उनकी टीबी से मौत हो जाती है। तो उनके बाद जो बैठते हैं पेशवा में, तो वो माधवराव के भाई जो है वो बैठते हैं नारायण राव। तो नारायण राव के बैठते हैं, लेकिन इस नारायण राव को जो है मार दिया जाता है इनके चाचा के द्वारा, जो है रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव जो है बालाजी के कौन है? भाई है। और बालाजी का बेटा कौन है? ये माधवराव है, माधवराव, और नारायण राव भी है उनके जो सन है। तो माधवराव 72 तक रूल करते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो 72 में जो है बनते हैं नारायण राव पेशवा बनते हैं, बट इनकी भी जो है हत्या कर दी जाती है रघुनाथ राव से कॉन्स्पिरेसी के द्वारा में। लेकिन जो है नाना फडणवीस जो होते हैं इनको एग्जाइल में भेज देते हैं और फांसी का सजा सुनाते हैं रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव जब भाग के जाते हैं ब्रिटिश से हेल्प लेने के लिए, और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ सुगत होता है, देन यहीं से जो है ब्रिटिश के साथ जो है इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो उनको भी हम आगे अच्छे से देखने वाले हैं। कहा जाता है कि जब मराठा इतने मजबूत हो रहे थे, इतने, तो ये भी एक कारण बनता है कि मराठा का इतना मजबूत होना, जो है मुगल का डिक्लाइन होना एक रीज़न बन जाता है। और जब मुगल डिक्लाइन हो रहा था तो मराठा काफ़ी जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, लेकिन मराठा का भी दिन जो है धीरे धीरे कम होने लगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के द्वारा। और बाजीराव फर्स्ट जो है जो पेशवाशिप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कुछ कन्फेडरेसी होता है जो कि है गायकवाड़ से होते हैं। गायकवाड़ कहाँ से होते हैं? बड़ौदा से। भोसले होते हैं जो नागपुर से रूल कर रहे होते हैं, और होलकर्स जो है इंदौर से, और सिंधिया जो है, अभी भी सिंधिया आप सुन रहे होंगे, तो वो ग्वालियर से थे। एंड पेशवा जो है वो पूना से। तो ये पेशवाशिप का हाउस है जो यहाँ पे सेंटर दिखाया गया है मैप में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेशवाशिप का हाउस, और ये डायरेक्ट जो है मिलान करने के लिए, मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की तरफ में। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का जो कारण है उसको हम जो है समझते हैं कि जब माधवराव रूलर बनते हैं, वो 1772 में उनकी डेथ हो जाती है माधवराव की। तो उनके बाद जो है उनका भाई रूलर बनता है नारायण राव। तो नारायण राव का जो है हत्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, इसके द्वारा रघुनाथ राव के द्वारा, जो उनके चाचा होते हैं। तो नाना फडणवीस जो पीएम होते हैं, तो वो रघुनाथ राव को फांसी की सजा सुनाते हैं, और इनका जो माइनर बेटा होता है नारायण राव, उसको माधवराव टू, उनको रूलर बना दिया जाता है, माधवराव टू को। नारायण राव का माइनर सन है माधवराव टू, उनको रूलर बना दिया जाता है। जो नाना फडणवीस है और 11 अलग कोई मिनिस्टर होते हैं, उनकी सजेशन लेकर के जो है माधवराव टू को जो है रूलर बना दिया जाता है, पेशवा बना दिया जाता है।
एंड रघुनाथ राव जो है, जब उसको फांसी की सज़ा सुना दिया जाता है, रघुनाथ राव बसीन जाते हैं, वो सूरत जाते हैं और ट्रीटी ऑफ सूरत कर लेते हैं ब्रिटिशर से। जो ट्रीटी ऑफ सूरत होता है 1775 में, और इस ट्रीटी के बारे में काफ़ी डिस्प्यूट्स है, क्योंकि जो है ट्रीटी 1775 में जो हो रहा है, रघुनाथ राव जो इलेजिटिमेट रूलर है वो, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ होता है। और जो है ये 1775 है, और हमने जो है पॉलिटी की क्लासेस में या फिर हिस्ट्री में आप जब देखेंगे तो 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें 3 प्रेसिडेंसी होती हैं, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास। तो बंगाल को जो है प्रेसिडेंसी को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पे ओवरसीट करने का पावर रहता है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी इन सब पे जो है कभी भी जो है ओवरसीट कर सकता है ना। तो बॉम्बे यहाँ पे ये ट्रीटी करता है, तो कलकत्ता जो है यानी बंगाल प्रेसिडेंसी तो ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये दोनों जो ट्रीटी है इलिजिमेट रूलर के साथ है, तो इस ट्रीटी को जो है वारेन हेस्टिंग उस समय जो गवर्नर होते हैं उसको स्क्रैप कर देते हैं। और इसके बाद एक नया ट्रीटी होता है जो लेजिटिमेट रूलर होते हैं उनके साथ होता है नया ट्रीटी। तो उस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो 1776 में होता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर इनके बीच में होता है। नाना फडणवीस और माधवराव टू है रूलर, पेशवा है, उनके बीच में जो, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बीच में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की तरफ से कौन आ रहा है वो है वारेन हेस्टिंग, और जो लेजिटिमेट रूलर कौन है पेशवा का, माधवराव टू एंड फडणवीस। तो इनके बीच में ट्रीटी हो रहा है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो 2 ट्रीटी अभी तक हो चुका है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत जो 1775 में होता है, 1775 में। तो 1775 के जो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सूरत, तो इस ट्रीटी से एंग्लो मराठा वार की शुरुआत हो जाती है। अब इसके बाद एक सीरीज ऑफ ट्रीटी और वार होगा, और फाइनली जो है मराठा इसको जीत जाएंगे और ट्रीटी ऑफ सालबाई होगा। तो ट्रीटी जो वार स्टार्ट होगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, तो वो ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा सालबाई से। तो 1766 में कौन ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है। और इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ये कहा जाता है कि हम जो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आप एक काम करना, उसको जो बगल वाले जो है उसको अपने यहाँ मत बुलाना। ब्रिटिशर्स कह रहा है, तो मराठा पूछेगा कि कौन बगल वाले, तो जो ब्रिटिशर्स रिप्लाई करेंगे बगल वाला वही जो हमारे यूरोप से आगे बैठा हुआ है, फ्रेंच। तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में राइवलरी चलता है। तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते हैं कि कोई भी रूलर के साथ फ्रेंच अपना अच्छा टाई अप रखें। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में बोलता है कि आप उसको किसी भी तरह से तालमेल मत रखना। देन ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो होता है तो 2 लेजिटिमेट रूलर के साथ होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और के बीच में हो रहा है गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग है, और नाना फडणवीस है, एंड माधवराव टू है रूलर, जो पेशवा है माधवराव टू। उनके बीच में हो रहा है ये ट्रीटी, और कह रहा है कि नॉट रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। तो फ्रेंच के रिकॉग्निशन को आप जो है नहीं वेरीफाई करेंगे। बट क्या होता है कि 1777 में एक फ्रेंच को मराठा अपने यहाँ एक फोर्ट बनाने दे देते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स कहते हैं कि आपने ट्रीटी ऑफ पुरंदर का जो है कॉलोनी किया, वायलेट किया, तो ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं। इंग्लिश आर्मी रिटेलिएट बाय सेंडिंग पोस्ट टुवर्ड पुणे, और वार होता है जिसमें जो है मराठा जीत जाते हैं। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद फिर से ट्रीटी होता है, जब मराठा जीत जाते हैं वहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी आते हैं, तो ट्रीटी ऑफ वडागांव होता है, या फिर जो आसपास है तालेगांव का, तो ट्रीटी ऑफ वडागांव होता है। ये भी होता है 1777 में। तो ट्रीटी ऑफ वडागांव हो रहा है, और इस ट्रीटी ऑफ वडागांव के बाद ये कहा जाता है कि 1773 के पहले जो भी एरिया जिसके पास था वो उसी का रहेगा। और इस ट्रीटी में भी ये कहा गया कि पेशवा जो है माधवराव टू को पेशवा एक्सेप्ट कर लिया गया, एंड फ्रेंच को नहीं अलाउ किया गया कि वो मराठा अंपायर में आएगा। देन एक और वार होता है जिसमें मराठा जीत जाते हैं, और ट्रीटी ऑफ सालबाई होता है 1782 में। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई से ये वार कंक्लूड होता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। और इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद बहुत सारा जो बात है वो कहा जाता है, और ये ट्रीटी ऑफ सालबाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है कंक्लूड होता है। तो माधवराव टू जो है उसको लेजिटिमेट पेशवा माना जाता है। ट्रीटी ऑफ सालबाई के कुछ पॉइंट्स हैं, जो ट्रीटी ऑफ सालबाई होता है 1782 में, जहाँ पे ये कहा जाता है कि माधवराव टू को लेजिटिमेट पेशवा मान लिया जाएगा,
एंड इंग्लिश को जो वादा किया गया था तो वो कुछ चीज़ें मिल जाएगा, तो बसीन नहीं दिया जाता है अभी भी, सल्सेट मिल जाता है। इसके साथ साथ एक आइलैंड मिलता है जिसको बोलते हैं एलिफेंटा आइलैंड, तो महाराष्ट्र के आसपास ही है, तो सल्सेट और जो है एलिफेंटा आइलैंड मिल जाता है। एंड पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी यूरोपियन नेशन, तो इसका जो एंगल है वो भी है फ्रेंच की साइड है, तो पेशवा किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। एंड 1782 में जो है ये बात कहा जाता है कि मराठा अब जो है मैसूर को के अगेंस्ट लड़ेगा, ब्रिटिशर्स के साथ देगा। लेकिन क्या हो 1780 में जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होता है और 84 में ख़त्म हो जाता है ना। तो इस एंग्लो मैसूर वार स्टार्टिंग में जो है मराठा और निज़ाम मैसूर का साथ रहता है, बाद में वो लोग पलट जाते हैं, गद्दारी करता है और ट्रीटी ऑफ सालवाई के साथ जो है मराठा हट जाता है, उसका जो है साथ नहीं देता है मैसूर का। एंग्लो मैसूर वार जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको हम एक समरी के तौर पे देखते हैं कि 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत होता है, जिसमें रघुनाथ राव जो है वो जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ हेल्प लेने के लिए, जो लेजिटिमेट है, जो पेशवा नहीं है, गद्दी पे नहीं बैठा हुआ है। गद्दी पे कौन है? माधव राव बैठा हुआ है, जो नाना फडणवीस उसको बैठाया हुआ है। और ट्रीटी ऑफ सूरत में ये कहा जाता है ब्रिटिशर्स को कि आप मुझे सोल्जर्स की हेल्प करो, हम बसीन और सल्सेट है उसे दे दिएंगे। बसीन और सल्सेट देने का वादा करता है कौन? रघुनाथ राव। ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स कौन है यहाँ पे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और यहाँ पे जो है इससे पहले 1773 में रेगुलेशन एक्ट होता है, जहाँ पे जो है बंगाल को ओवरराइडिंग पावर है, जो दोनों मद्रास और ये बॉम्बे है इसको ओवरराइड कर सकता है बंगाल। तो यहाँ पे जो है वारेन हेस्टिंग होता है, वो इसको ओवरराइड करता है और एक कर्नल को भेजता है जिसके साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है। कौन सा? पुरंदर। कब होता है वो पुरंदर? 1776 में होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप फ्रेंच को अपने यहाँ शरण मत देना, ठीक है, और हम आपका जो है माधव टू को पेशवा मान लेते हैं। लेकिन इसका वायलेशन होता है मराठा के द्वारा, जब फ्रेंच को वो पोर्ट बनाने देते हैं और ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं। और यहाँ पे एक बार होता है बैटल ऑफ वडागांव, और यहाँ पे एक ट्रीटी होता है वडागांव 1777 में। और फिर इसके बाद फाइनली एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ सालवाई। तो ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट हो रहा है एंग्लो मराठा वार एंड ख़त्म हो रहा है ट्रीटी ऑफ सालवाई जो 1782 में होता है। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कंप्लीट करते हैं। एंड इसके बाद जो चलते हैं हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार का अगर हम कारण समझे तो वहाँ पे फ्रेंच में है इसी टाइम पे 1800 के आसपास कॉन्टिनेंटल पॉलिसी स्टार्ट कर दिया है नेपोलियन स्टार्ट कर दिया है। और नेपोलियन कहाँ से रूल कर रहा है? फ्रेंच को कब्जा कर चुका है, फ्रेंच का रूलर है वो, है ना, और फ्रेंच इंडिया में भी है। तो ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश एम्पायर को फ्रेंच यहाँ के जो फ्रेंच बैठे हुए हैं और यहाँ के रूलर के साथ मिलकर ब्रिटिश को भगा देगा। तो इसके साथ एक जो है ये चीज़ हो सकता है कि ब्रिटिशर्स डरे हुए थे। एंड दूसरा जो है ब्रिटिशर्स चाहता है कि सब्सिडरी अलायंस साइन कर दे मराठा, और इसको कोई भी मराठा जो चीफ होता है साइन करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ये दो रीजन हो गए। और इसके साथ जो है आपस में मराठा जो है एक दूसरे में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो आपस में लड़ने लगते हैं। तो उसके वजह से पेशवा बाजीराव टू जो होते हैं, ये बाजीराव टू है, तो पेशवा बाजीराव टू जो है मार देता है जसवंत राव होलकर के भाई को, जो इंदौर का रूलर है। होलकर कहाँ पे रहता है? इंदौर से। तो उनके भाई को मार देता है। तो रिटेलिएशन में जसवंत राव होलकर जो है पेशवा पे अटैक करता है। कॉम्बाइंड आर्मी जो पेशवा का होता है उसमें इस लड़ाई में जसवंत राव होलकर जीत जाता है और पेशवा भाग जाता है डर से। और इसी हार के बाद जब पेशवा हार जाते हैं, जब जसवंत राव पेशवा को हरा देते, पेशवा कौन है? बाजीराव टू। तो बाजीराव टू जो है, बाजीराव टू वो चले जाते हैं, किसके पास चले जाएंगे? कौन किसके पास जाएंगे बताओ आप? ब्रिटिशर्स के पास जाएंगे और यहाँ पे जाके ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करेंगे। तो बाजीराव टू जो है फ्लेड टू बसीन एंड साइन द ट्रीटी ऑफ बसीन इन 1802। तो 1802 में जो है बसीन भाग जाते हैं और ट्रीटी ऑफ बसीन होता है ब्रिटिशर्स और बाजीराव के टू के बीच में। और 1802 का ट्रीटी को कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस जो है
साइन कर लिया, बाजीराव टू जो पेशवा है वो साइन कर लिया। तो यहाँ पे जो भी उसके जो पेशवा हाउस थे तो वो नाराज़ होंगे और वो इस ट्रीटी को साइन नहीं करना चाहता था, और लेकिन जो उसके पेशवा है वो साइन कर लिया है। और इस ट्रीटी के कुछ शर्त है, टू रिसीव फ्रॉम कंपनी नेटिव इन्फेंट्री, जो 6000 जो है नेटिव इन्फेंट्री मिलेगा, और 26 लाख देगा पेशवा उस ब्रिटिशर्स को देगा, आर्मी के मेंटेनेंस के लिए 26 लाख देगा। एंड सूरत जो है, सूरत वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। अब सूरत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा ट्रीटी ऑफ बसेन के द्वारा। और यूरोपियन पावर, यानी कौन सा यूरोपियन पावर के बारे में बात हो रहा है, मोस्टली फ्रेंच के बारे में, तो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा मराठा। और चौथा जो क्लेम था निज़ाम के ऊपर मराठा का, तो वो चीज़ भी हटा दिया ब्रिटिशर्स ने। तो सब्सिडी अलायंस जो मराठा के साथ हुआ या फिर ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ, तो उनके साथ ये चीज़ें हुआ। सब्सिडी अलायंस जो था काफ़ी ह्यूमिलेटिंग था, तो मराठा चीफ इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिडंट एक्सेप्ट दिस ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन बाय देयर पेशवा। जो मराठा चीफ जो डिफरेंट अलग अलग हाउस में है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो पेशवा साइन करता है, और जो है इंग्लिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हाउसेस हैं वो बारी बारी से हारते हैं, तो उनके साथ ब्रिटिशर्स ट्रीटी करते हैं। तो भोंसले को हराया तो भोंसले के साथ ट्रीटी करता है, ट्रीटी ऑफ देवगांव, जो 1803 में होती है, ट्रीटी ऑफ देवगांव। तो ट्रीटी ऑफ देवगांव कब होता है? 1803 में, जो ब्रिटिश और किसके बीच में हो रहा है? जो मराठा पावर्स है उनके बीच में हो रहा है, मराठा चीफ पावर्स। तो भोंसले के साथ हो रहा है ट्रीटी ऑफ देवगांव। एंड सिंधिया को जो हराया, सिंधिया के साथ हो जाता है ट्रीटी ऑफ सूरजी अंजन गांव, जो 1803 में ही होता है। डिफीट ऑफ होलकर होता है, होलकर को डिफीट करने के बाद, होलकर कहाँ पे है? इंदौर में। उनको डिफीट करने के बाद ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट होता है, जो 1805 में होता है। तो इस तरीके से जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वार कंक्लूड होता है। जो ये भी एंड वो जो है थर्ड एंग्लो मराठा वार को हम देखें अगर, तो 1817 में स्टार्ट होता है, और वो 1819 और 1818 के आसपास हार जाते हैं। 1819 में जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये बेसिकली स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो मराठा हाउस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनके इंटरनल मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगते हैं, और इस चीज़ को जो मराठा बहुत टाइम तक झेल नहीं पाते हैं, और बाद में जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वार के रूप में ये आता है सामने। और इंग्लिश जो है चार्ज करते हैं काफ़ी एक्स्ट्रा मराठा के ऊपर। कहा जाता है कि जो पिंडारी होते हैं, पिंडारी बेसिकली जो मराठा का पेड एम्प्लॉयज़ होता है, जो वार के लिए लड़ने जाता था, लूटपाट करता था, तो पिंडारी कहा जाता था। तो पिंडारी, आप जो वीर मूवी में जो सलमान खान दिखाया गया है, तो वो पिंडारी ही रहते हैं। तो मराठा के अंदर पिंडारी रहता है। तो कहा जाता है इंग्लिश के द्वारा कि आप उसे जो है रियायत दे रहे हो, उस आपके द्वारा बढ़ावा दिया गया है, इसलिए जो है वो लोगों को लूट रहे हैं। तो ये सारे चार्ज किए जाते हैं मराठा के अगेंस्ट। तो पिंडारी का काफ़ी जो है सप्रेशन करता है ब्रिटिशर्स, और ये वार स्टार्ट हो जाता है। और पेशवा जो है वार डिक्लेयर कर देता है। एंड बाद में जो भोंसले और होलकर भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं, और इसमें ब्रिटिशर्स जो है जीत जाते हैं, और मराठा की हार होती है। और जो भी कॉन्फेडरेसी है, जो भी हाउस है, वो डिजॉल्व कर दिया जाता है, और जो पेशवाशिप था वो भी ख़त्म कर दिया जाता है, पेशवा जो था वो भी ख़त्म कर दिया जाता है। एंड सतारा जो है, जो शिवाजी का डिसेंडेंट थे प्रताप सिंह, तो उसको दे दिया जाता है। तो सतारा जो है मराठा का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करता था, तो सतारा किंगडम जो है प्रताप सिंह को दे दिया जाता है, जो शिवाजी के डिसेंडेंट होते हैं उनको। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है, जिसमें मराठा काफ़ी बुरी तरीके से हार जाते हैं, उनके हाउसेस है वो जो और कॉन्फेडरेसी हाउसेस हैं उनको डिजोल्व कर दिया जाता है। एंड जो पेशवाशिप हाउस है वो भी डिजोल्व कर दिया जाता है। एंड सतारा जो है वो प्रताप सिंह के डिसेंडेंट, जो प्रताप सिंह जो शिवाजी के डिसेंडेंट थे, उनको दे दिया जाता है। एंड कम्प्लीटली जो है ख़त्म हो गया। तो इसमें कोई ट्रीटी नहीं होता है। 1819 में ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। 1817 में वार स्टार्ट होता है, और 1819 में ख़त्म हो जाता है। तो ब्रिटिशर्स किस तरीके से मराठा एम्पायर के साथ 3 वार लगते हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है, स्टार्ट होता है सूरत से, ट्रीटी ऑफ सूरत से, फिर वहाँ से ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है, फिर ट्रीटी ऑफ वदागांव, फिर वहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 से ख़त्म हो जाता है। एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट होता है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और सब्सिडी अलायंस 1802 में जो साइन करते हैं, तो बाजीराव टू, तो इसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है।
एंड जो है अलग अलग जो पेशवा हाउस होते हैं उनके साथ ट्रीटी होता है। ट्रीटी भोसले के साथ होता है, देवगांव की ट्रीटी, और सिंधिया के साथ होते हैं सूरजी अंजन जो 1803 में 1803 में ही होता है, एंड होलकर के साथ होता है राजपुर घाट ट्रीटी। तो इस तरीके से जो है मराठा अम्पायर जो है पूरा हार जाते हैं ब्रिटिश के साथ, और मराठा अम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। अगर हम कॉजेज़ को देखें कि मराठा अम्पायर क्यों हारता है, तो सबसे पहला जो लीडरशिप जो है वो एक कॉम्बाइंड जो है इंटीग्रेटेड लीडरशिप हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, और दूसरा जो है मिलिट्री जो है काफ़ी वीक हो चुका है अब तक मराठा का, और मराठा का जो स्टेट है उसका नेचर जो है अलग अलग जो हाउसेस है उसमें अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो रहता है, लूज पॉलिटिकल सेटअप्स रहते हैं, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी है, काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी अगर नहीं होगा तो फिर डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, पैसे से ही सब चीज़ होता है। दे डिडंट लर्न द टेक्निक ऑफ डिप्लोमेसी, कैसे जो ब्रिटिशर्स अच्छे से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को जीत रहे थे उन सब चीज़ों को ये समझ नहीं पाते हैं, ना ही उसको अच्छे से समझते हैं, और कहा जाता है कि प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। तो इन सब का जो कॉम्बाइंड इफेक्ट है जिससे मराठा की डिफीट होता है और मराठा अम्पायर जो है डिक्लाइन होने लगता है धीरे धीरे। तो इन सबको हमने काफ़ी अच्छे से देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिख अम्पायर को, और सिख को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे।